नमस्कार दोस्तों, अध्ययनलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बेहद गंभीर और सोचनीय है। ये सोशल और रिलीजियस दोनों टॉपिक से डील करता है, यानी कि सामाजिक तथा रिलीजियस यानी धार्मिक स्थिति से डील करता है ये टॉपिक। जो महिलाओं की एज है विवाह करने की, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। 18 साल से 21 साल किया जा रहा है, यानी कि अब मिनिमम आयु को 21 वर्ष में बदला जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ, कानून में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अंत तक देखें, और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने घोषणा की थी कि 18 साल से 21 साल कर दी जाएगी महिलाओं की शादी करने की मिनिमम एज। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी 15 अगस्त के दिन ये कहा था कि हमने कमेटी बनाई है जो आयु सेट करेगी, मिनिमम एज सेट करेगी हमारी बच्चियों की, जिससे सामाजिक स्थिति सुधर सके उनकी। कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर एप्रोप्रिएट डिसीज़न लिया जाएगा, राइट। तो ये है कमेटी जया जेटली जी की, याद रखिएगा जया जेटली। पेपर में अगर जया ललिता लिखा है तो गलत हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको सेट किया गया। ये जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि बढ़ाने से, उम्र बढ़ाने से, महिलाओं की शादी करने की उम्र को बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं 18 से 21 साल करने पर। और ये क्या करेंगे, कोरिलेशन देखेंगे, मीन्स महिलाओं की जो एज है शादी करने की और बच्चा पैदा करने की एज, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या फैक्टर्स हैं, ये देखेंगे। तो देखिए, शादी करने की जो एज होती है, जैसे रूरल एरियाज़ में या अधिकतर महिलाओं की जब शादी होती है तो 1 साल के अंदर ये बच्चे पैदा करने की उन पर प्रेशर्स भी बढ़ जाते हैं और हो भी जाते हैं बच्चे। तो अर्ली एज हो जाएगी शादी तो जल्दी बच्चे होंगे, तो उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो हेल्थ है, मेडिकल वेलबींग्स है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या रहेगा मदर का, माँ का, बच्चे का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान, और जब बच्चा पैदा होता है जब एट टाइम ऑफ बर्थ, और उसके बाद भी। ये सारी चीज़ों की स्टडी एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये देखेंगे, इन्होंने देखा कि इश्यूज़ रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से क्या इश्यूज़ रिलेटेड है। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर देखेंगे, यानी कि जो 1 साल के अंदर तक जो बच्चों की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं बच्चे पैदा होने के समय, तो वो रेट के बारे में देखेंगे कि भारत की रेट कम कैसे की जा सकती है। ठीक है, वर्ल्ड में यानी कि विश्व में ये रेट है 29, यानी प्रत्येक 1000 बच्चों पे 29 बच्चे मर जाते हैं जन्म के दौरान। भारत में इसका आंकड़ा है 32, 1000 बच्चों पे 32 बच्चे। और भारत में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 47 है ये। इसको सिर्फ आप ऐसे मत देखिए कि आंकड़ा है ये, है ना, कि हमको सिर्फ पेपर के लिए याद करना है। ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा, जब कोई भी महिला 9 महीने तक बच्चे को कैरी करके रखती है और अंत में एट द टाइम ऑफ बर्थ या ड्यूरिंग दैट टाइम वो मर जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी परिवार की, थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए। फीलिंग्स भी देखना होता है ना, क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा होता है ये भी। अगली बात है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर। इसमें भी जो विश्व की है, यानी कि जब बच्चा पैदा होने के समय जो माताएं हैं उनकी डेथ हो जाना, तो विश्व में ये आंकड़ा है 211। प्रत्येक 1000 में से 211 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। और इंडिया में इसका है 113 प्रत्येक 1000 में। सबसे ज़्यादा असम में होती है डेथ, 215 डेथ होती है 1000 महिलाओं में से। तो
इनके बारे में कि इन चीज़ों को कम कैसे किया जाए, तो ये इशू भी ये कमेटी देखेगी जय जेटली की। फिर अगली बात है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जो फीमेल होती है तो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में, यानी कि जब वो 15 साल से 49 साल तक की लगभग की एज में रहती है, तो उस वक्त पे कितने बच्चे पैदा करती है, राइट। अभी वर्ल्ड का जो रेशो है पूरे विश्व का 2.1 है, आइडल रेशो माना जाता है इसको। हमारे इंडिया का 2.2 है, यानी 2 बच्चे पैदा करते हैं जनरली। तो इससे पॉपुलेशन पे बहुत असर पड़ता है। अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, रेशो ज़्यादा होगा ये, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और 2.2 स्टेबल बनाती है पॉपुलेशन को, क्योंकि जब जैसे 2 लोग हैं, ये आगे चल के 2 बच्चे पैदा करेंगे, तो इनका ये 2 बच्चे आगे चल के इनको रिप्लेस करेंगे, तो पॉपुलेशन स्टेबल होती है। तो ये बात की हमने इसके बारे में। अब सेक्स रेशो एट बर्थ, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त का सेक्स रेशो क्या है, और चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि 0 से 6 वर्ष तक का सेक्स रेशो देखा जाता है इसके अंतर्गत। तो इन सारी बातों पर एग्जामाइन करेंगे ये टीम इनकी, और ये सजेशंस देंगे कि कैसे बढ़ाया जाए, क्या कदम उठाए जाए महिलाओं को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन में। और जो इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस आएंगी, तो उनसे जो कानून है हमारे वो बनाए जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग पहले से बने हुए कानून है उनमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा, अब हम देखेंगे मेंबर्स कौन कौन है इनकी कमेटी में। तो एक तो स्वयं है ये जया जेटली, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही है, समता पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट थी। इनके साथ 10 मेंबर और हैं इनके टास्क फोर्स में। VK पॉल हैं जो नीति आयोग के मेंबर हैं, और कुछ सेक्रेटरीज भी हैं जैसे हेल्थ, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के, लॉ और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के मेंबर्स होंगे इस कमेटी के ये लोग भी, और कुछ अदर स्पेशलिस्ट रहेंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। अब अर्ली मैरिजेस अच्छी क्यों नहीं मानी जाती हैं? देखिए, चाइल्ड मैरिज जो है वो बचपन को ख़त्म कर देती है। जैसे कि कहते हैं कि बचपन को देने वाली सबसे बड़ी सज़ा है बाल विवाह। अब बचपन में अगर शादी जल्दी हो जाएगी तो लड़कियां एजुकेशन से दूर हो जाएंगी, और जब लड़कियां एजुकेशन से दूर होंगी तो सीधा असर किस पे पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। देखा है ना हमने, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे महिलाएं जो लेबर फील्ड में ज़्यादा है, अच्छी जो इंस्टीट्यूशंस रहती है वहाँ पे महिलाओं का रेशो कम रहता है, लेबर में ज़्यादा जाती है महिलाएं, घरेलू काम काज में ज़्यादा रहेंगी। वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी तो हुनर नहीं सीख पाएंगी, तो सीधा असर किस पे पड़ेगा, GDP पे सीधा असर पड़ेगा, हमारी GDP डाउन रहेगी। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, बचपन में ही शादी कर दी जाती है बच्चियों की। देखिए, जैसे ही लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले तो फैमिली वाले और जो रिलेटिव्स होते हैं तो पराया धन की संज्ञा देने लगते हैं। तो मेंटल स्थिति ऐसी बन जाती है लड़कियों की कि हमें बाद में किसी और के घर पे जाना है, वही हमारा घर होगा, और वहाँ जाकर भी फिर उसको वो इज्जत वो प्यार नहीं मिलता। तो दिमाग की जो स्थिति होती है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, तो सुसाइडल केसेस भी बहुत बढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो ये बहुत गलत है एक तरह से देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंसेस भी बढ़ते हैं जल्दी शादी करने से। और दूसरी बात, अर्ली और फ्रीक्वेंट, यानी जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, बार बार बच्चे होंगे, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिली ना, तो फैमिली प्लानिंग की जो टैक्स होते हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं बच्चे। तो रिस्की प्रेगनेंसी भी होती है, हाई रिस्क होता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री क्या कहती है हमारी, तो पहले से नहीं है हमारे यहाँ प्रथा ऐसी। जब हमारे देश में विदेशी आक्रमण होने लगे तब से ये प्रथा शुरू हुई। जब भी जैसे ये 2 राजा हैं, मान लीजिए ये वाला राजा यहाँ पे आक्रमण करता है और जीत जाता है, इस राजा को मार देता है, तो इसकी जो भी रानियाँ थीं सारी रानियों को भी ये ले लेता है एज ए बूटी, है ना, लूट का माल समझ के ये ले जाते हैं, और पूरी प्रॉपर्टी के साथ इनकी बेटियाँ
सब कुछ ये ले जाते थे। तो ये धीरे 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 प्रचलन में आ गया कि कोई भी जाएगा, अगर कुछ किसी की लड़की अच्छी लगी तो किडनैप कर लिया। इसके डर से लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए आगे चल के लोगों ने ये प्रथा अपना ली कि जैसे ही पैदा हुई बच्ची और फिक्स कर देते कि तुम्हारे यहाँ शादी होगी। तो बचपन से ही शादी करने की प्रथा उस वक्त चली आई कि लड़की शादी कर लेगी तो सिक्योर हो जाएगी उसकी लाइफ, थोड़ी सी सेफ्टी मिलेगी उसको, घूंघट डाल के रहेगी तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। इस तरह से चाइल्ड मैरिज प्रथा में आए, लड़कियों की शादी जल्दी होने लगी, पर्दे में रहने लगी और वुमेंस की जो स्टेटस है समाज में वो गिरता चला गया। देखा जाए तो हमारे वेद जो है, ऋग्वेद और अथर्ववेद स्पेशली, इनमें एविडेंसेस नहीं मिलते कि हमारे वैदिक पीरियड में लड़कियों की शादी जल्दी होती थी या बाल विवाह का प्रचलन है, ऐसा नहीं मिलता। बल्कि ये मिलता है कि गर्ल्स की जो शादी है वो प्यूबर्टी के बाद ही की जाती थी, जब वो मैच्योर हो जाती थी। धर्मशास्त्र जो धर्म सूत्र है हमारा, उसमें भी लिखा है कि लड़कियों की शादी प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ही की जाती थी। हम देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में यानी स्वतंत्रता के पहले क्या कानून थे हमारे देश में। तो 1960 में जब आईपीसी लाया गया हमारे देश में, तो उसमें 10 साल से छोटी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्राइम माना गया, यानी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे आप 10 साल की छोटी बच्ची के साथ। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। 1891 में फिर एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया, यानी सम्मति आयु अधिनियम। देखिए, भारतीय दंड संहिता के बाद भी केसेस बहुत ज़्यादा थे लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होने के। एक छोटा सा स्टोरी है, केस बताती हूँ मैं आपके। फुलमोनी एक लड़की थी, फुलमोनी, ये 11 वर्ष की थी। इसकी शादी कर दी गई 35 साल के एक आदमी से, उसका नाम था मोहनदास मैती। तो ये 35 साल का है और ये 11 साल की लड़की है, 24 साल का अंतर है इनमें। इसने इसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशन स्टैब्लिश किए और लड़की की डेथ हो जाती है। तो इस पर रेप केस अटेम्प्ट किया गया और ये कानून लेकर आए फिर उसके बाद, राइट, 1891 में एज ऑफ कंसेंट, यानी कि बिना सहमति के बिना अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको क्राइम माना जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर गर्ल्स कंसेंट के लिए अब 10 से क्या कर दिया, 12 साल, यानी 12 साल से छोटी लड़की के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ तो 1927 में इसी बिल को अमेंड करके 12 वर्ष कर दी गई कि 12 वर्ष से छोटी लड़की के साथ 12 वर्ष मैरिज के लिए एज फिक्स कर दी गई। 12 साल से छोटी लड़की की शादी अगर की जाएगी तो वो इनवैलिड घोषित कर देंगे। फिर 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पास होता है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट। इसमें जो पुरुषों की आयु है उसको 18 वर्ष किया गया और साथ ही साथ महिलाओं की उम्र को 14 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी अब 14 वर्ष से छोटी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, राइट। तो इसी एक्ट को कहा जाता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट नहीं कहते, शारदा एक्ट कहते हैं। ये नाम रखा गया हरबिलास शारदा, उस वक्त जज थे और आर्य समाज के मेंबर थे। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है शादी से रिलेटेड, तो ये स्टार्टिंग है हमारे यहाँ पे, राइट। तो इसका ईयर है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए। अब इसको याद भी कैसे करेंगे, तो देखिए शारदा है ना, 9 दुर्गा आती है, याद है 9 दुर्गा, तो 9 बना लेना 2 और इनके बीच में 1 और 2 लिख देना। अब भी याद हो गया होगा, अब आप भूलेंगे नहीं इसको। 1929, राइट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। तो 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास होता है जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को भी स्वीकृति दी गई। फिर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, इसमें 18 वर्ष कर दी महिलाओं की और 21 वर्ष कर दी पुरुषों की एज, यानी दुल्हन 18 की होगी और दूल्हा 21 का होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार देखिए लड़कियों की शादी कब की जाती है, जब वो प्यूबर्टी गेन कर दे, यानी बड़ी हो जाए, सियानी हो जाए और या फिर 15 साल की हो जाए तब। उसके बाद 1978 में जो शारदा एक्ट हमने पढ़ा अभी 1929 का,
उसको संशोधित किया गया और लीगल मिनिमम एज सेट की गई महिलाओं की 18 और पुरुषों की 21। अभी क्या थी पहले देखिए, वुमेन और मैन, वुमेन की क्या थी 14 और यहाँ पे थी 18। फिर 78 में क्या कर दिया गया, ये 1929 की बात है और ये 1978 की बात। अब क्या कर दिया गया, वुमेन की महिलाओं की 18 और पुरुषों की 21 कर दी गई। इसी की प्रचलन है हमारे यहाँ पे अभी। और 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसमें भी 18 और 21 सेट की रही। यानी कि अब क्या होगा, अगर आप इससे पहले शादी करते हैं तो आपको जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, हवा खाना पड़ेगा वहाँ की 2 साल तक, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए जुर्माना के तहत देना पड़ेगा। फिर यूनिफॉर्म एज क्यों की जा रही है महिलाओं की और पुरुषों की, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 और 21 मौजूद है जो कहते हैं कि समानता मिलना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी, ये कहा गया है। तो जब तक महिलाओं की स्थिति सुधरेगी नहीं तो वो अच्छी जीवन नहीं जी सकती और समानता नहीं आएगी तब भी। तो लीगल एज जो है शादी करने की, उनमें इतना अंतर क्यों है, तो कोई रीज़न नहीं है हमारे कानून में, कहीं रीज़न नहीं लिखा कि क्यों हमने अलग अलग किए 15, 14 और 18 या 21 और 18। ये प्रैक्टिस चली आ रही है, कस्टम और रिलीजियस प्रैक्टिस है, प्रथा चली आ रही है, स्टीरियोटाइप है, यानी कि पहले से प्रथा चली आ रही है तो वो रूढ़िवादिता बनती चली गई। लॉ कमीशन ने कहा कि महिला हमेशा पुरुषों से छोटी रहती हैं जनरली, तो शादी के टाइम मतलब जो पत्नी होती है उसकी एज हमेशा कम रहती है पुरुषों से। कमेटी ने कहा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि महिला फिजिकली और इंटेलेक्चुअली रेट कम होता है, उसका ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट कम होता है पुरुषों के अपेक्षा, तो ऐसे लॉ को ख़त्म करना चाहिए। मिनिमम एज को सेट कर देना चाहिए। लॉ कमीशन ने ये भी रिकमेंडेशन दी कि 18 कर देना चाहिए दोनों की एज को। तो अभी तक कोई लॉ में, किसी भी लॉ में कोई रीज़न नहीं दिया है कि क्यों ऐसी बड़ी छोटी उम्र रखी गई है। तो इस चीज़ को बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि जब समानता का अधिकार सभी को है तो इसमें भी समानता लाना बहुत आवश्यक है। देखिए क्यों देखा जा रहा है, अब लॉ को क्यों दोबारा से देखा जा रहा है, यानी बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, रिवाइव क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले आर्गूमेंट यही आता है कि फेवर में क्या क्या है, क्या आर्गूमेंट फेवर में है कि महिलाओं की एज को कम से कम एज हो उसको बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली बात तो जेंडर न्यूट्रलिटी की आती है, नीड है हमारी, ज़रूरत है जेंडर न्यूट्रलिटी की। अब जेंडर न्यूट्रलिटी और इक्वलिटी दो अलग अलग टर्म हैं। जेंडर इक्वलिटी ये होती है कि दोनों समान मतलब बराबर बराबर का मिले सबको सब कुछ, राइट। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि महिला और पुरुष में बहुत भेदभाव होते हैं। महिलाओं के जो डाउनवर्ड स्थिति उसको उत्थान के लिए तो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ भी इसमें आती हैं, है ना, क्योंकि समानता ला सकें हम अपने देश में। और न्यूट्रलिटी यानी कि ये है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ, टॉयलेट्स होते हैं जैसे, तो महिलाओं के अलग बनते हैं और पुरुषों के अलग बनते हैं, है ना। लेकिन प्लेन में आप जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसा साइन बना रहता है, यानी अब इस टॉयलेट को मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ड्रेस कोड्स भी रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जेंडर न्यूट्रल ड्रेस रहती हैं, जैसे हमारी आर्मी में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां स्कर्ट पहन के आर्मी की ड्यूटी करेंगी और मेल जो है वो पैंट शर्ट पहनेंगे। इससे न्यूट्रल में समानता, निष्पक्षता की भावना आती है। जेंडर न्यूट्रल मतलब कि निष्पक्ष होना, ओके। तो ये हमने डिफरेंस पढ़े। अब अर्ली प्रेगनेंसी को भी रिड्यूस किया जाता है, जो रिस्क रहते हैं, क्योंकि कम उम्र में शादी होगी तो प्रेगनेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेथ हो जाती है बच्चों की और माँ की। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और वुमेन्स की हेल्थ से रिलेटेड है ये इशू, इसलिए भी। अब देखिए कोई भी लॉ बना दिए जाए या कुछ भी कर दिया जाए, या फिर कोई भी क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी क्राइम माने सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ माइनर, यानी अवयस्क लोगों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्राइम भी मान लें, तो भी हमारे भारत में ये कुछ हो नहीं रहा है। चाइल्ड मैरिजेस जो है बहुत प्रिवलेंट है, बहुत प्रचलित है भारत में। तो कितनी कॉमन है, हम देखते हैं कि यूनिसेफ के अनुसार
1.5 मिलियन जो गर्ल्स हैं उनकी शादी हो जाती है जब वो 18 साल की होती हैं, उससे पहले ही, मतलब 18वां जन्मदिन वो ससुराल में ही मनाती हैं। इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा योगदान देता है भारत, तीसरे नंबर पे है किसमें, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह में बहुत बड़ा योगदान होता है भारत का पूरे विश्व में। 16% जो गर्ल्स होती हैं 15 से 19 साल के अंदर, वो अभी विवाहित हैं। अब जल्दी विवाह होता है तो देखिए वुमेन्स विडो भी जल्दी हो जाती है, फिर उनके साथ जो सामाजिक स्थिति होती है वो बहुत दयनीय होती है। हमने देखा कि जल्दी शादी करने से या फिर जो फीमेल की जो समाज में स्थिति है, जितने उसके टॉर्चर सहने पड़ते हैं उसको, इस सब को देख के वुमेन खुद नहीं चाहती थी कि वो एक फ़ीमेल को जन्म दे, ताकि उसकी बेटी को भी वो सारी चीज़ें देखने को मिले जो उसने फेस की हैं। तो भ्रूण हत्या का केस बहुत बढ़ रहा है ना, ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसलिए विचार किया जा रहा है कि महिलाओं की एज को बढ़ाया जाए ताकि नॉलेजेबल हो, पहले तो वो एजुकेशन उनको मिले अच्छे से, हेल्थ के बारे में सारी की सारी नॉलेज मिले, तो फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, ये देखा जा रहा है। उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ये सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है जो जुल्म के नीचे दबता जा रहा है, राइट। अब सिर्फ उम्र बदलने से ये कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ कानून को बदलने से क्या होगा जब तक हम अपनी सोच को ना बदलें। ओके, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।